Hello everyone. In today's 11th Commerce OC lecture, we are in chapter number 1. Let us move toward textbook. Let us check and revise what we have done in the last lecture. So we have started with introduction, and in the introduction we gone through with the human activity, which is subdivided into non-economic activity and economic activity. हमने देखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके पीछे अर्निंग का मोटिव नहीं होता. वी आर डूइंग इट फॉर सम अदर कॉज. ठीक है. और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट वी डू फॉर लाइवलीहुड, अर्निंग के लिए करते हैं, जस्ट लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके. तो हमने एक एक करके बिजनेस का डेफिनेशन, उसके फीचर्स देखे, फिर प्रोफेशन का डेफिनेशन, उसके फीचर्स देखे, और फिर एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन और उसके फीचर्स देखे. टिल वी हियर वी हैव डन इन दी लास्ट लेक्चर. आफ्टर दैट बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसको हमने बाइफोगेट करके देखा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है वहां पर? अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या देखा हमने? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, help to solve social problems, contributing to the welfare of the society. ठीक है. So till here we have done completed in the last lecture. Now starting with page number 7, role of profit in business. बहुत ही important topic. Let's check it out. Role of profit in business. अभी जब ये वर्ड आता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखो यहां पर समझाया गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. रेवेन्यू का मतलब इनकम जो जनरेट हुआ है ना. अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उससे जो अमाउंट आया है उसको बोलते हैं रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो मैंने 100 रुपीज में सेल किया. फॉर हाउ मच? 100 रुपीज. तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना है? 100 है. तो माइनस कर रहे हैं उसमें से टोटल कॉस्ट. अगर वो प्रोडक्ट मेरे लिए 70 रुपीज का था, है ना, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है? 70. तो 100 माइनस 70 कितना आया? 30 रुपीज. तो ये 30 रुपीज क्या है? प्रॉफिट है. ठीक है. एवरी बिजनेस operates with an aim to earn profit, that is the excess of revenue over cost. कॉस्ट जो भी उसको इंकर हुआ है उससे कुछ मार्जिन लेकर के वो उसको एक प्राइस पे सेल करता है. तो वो प्राइस पे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट बचता है, दैट एक्सेस ओवर कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट. आपके कॉस्ट से जो भी ज्यादा आप रिकवर कर पाए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है. तो बहुत सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट समझना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. ऑलरेडी आपको मालूम है, हर बार हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो प्रॉफिट के लिए ही होती है. अगर प्रॉफिट ना हो तो आप वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे. राइट. तो प्रॉफिट करने से होता क्या है? आप प्रॉफिट अगर अर्न करते हैं बिजनेस के लिए तो क्यों करते हैं? उससे क्या बेनिफिट है? तो देखो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस यहाँ पर चार्ट के थ्रू समझाया गया है. तो देखो जैसे यहाँ पर चार्ट आपको बना करके दिया गया है ना, एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसे जो आंसर हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कुछ इस तरीके का चार्ट एग्जाम में बनाए. सबसे पहली चीज, इससे तुरंत देखकर ही क्लियर हो जाता है कि आपको सारे पॉइंट्स पता है. सेकेंड थिंग, एक प्रेजेंटेशन आपका वहां पर अच्छा दिखता है, क्योंकि
बाकी सारे स्टूडेंट थियरी में लिखने वाले हैं, बट जब आप कोई चार्ट प्रिपेयर करते हो, है ना, तो उसके अंदर कुछ अलग अट्रैक्शन होता है और इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। थर्ड थिंग, आपका जो स्पेस है ना, अभी जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जैसे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो 8 to 10 पॉइंट्स में होना चाहिए। दैट मीन्स 1.5 पेज में ये कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम। तो यहां पर जो स्पेस कवर करना होता है, अगर आप चार्ट बना देते हैं 1 पेज पे, तो आपका वो आंसर है ना 2.5 पेज तक पहुंच जाता है। तो ऑटोमेटिकली जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी एग्जामिनर को मिल जाता है। गेटिंग इट? तो हर तरीके से ये बेनिफिशियल है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जहां तक पॉसिबल हो सके, अगर आप चार्ट बना करके कुछ ड्राइंग बना करके पेश कर सकते हैं तो दैट इज मच बेटर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे भी हमको ध्यान देना है। तो यहां पर सेंटर में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर ले लेते हैं, सर्वाइवल। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं कर पाएंगे, आपको बिजनेस बंद करके जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टर। तो प्रॉफिट होता है तो हम इनको कुछ रिटर्न्स दे सकते हैं ना। नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट में, अपने कमोडिटी में कोई इनोवेशन लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, है कि नहीं? तो पैसा कहां से आएगा, प्रॉफिट होगा तो ही होगा। नेक्स्ट वन, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। और ये फंड्स कहां से मिलेंगे, प्रॉफिट के थ्रू आएंगे। देन इंक्रीज एफिशिएंसी। एक बिजनेसमैन को मोटिवेशन कहां से मिलता है, प्रॉफिट से मिलता है। तो जैसे जैसे उसको प्रॉफिट मिलता है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है ना? इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब भी पूरा रीड करेंगे। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहां पर जीवन व्यापन करने के लिए जो सोर्सेस की जरूरत है उसमें से एक है प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा तो आपके घर में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर आप बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट है तो रेपुटेशन है, किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन उसके प्रॉफिट से ही होता है। इफ यू आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, आपके बिजनेस को कोई रेपुटेशन होने वाला नहीं। रिवॉर्ड फॉर रिस्क। प्रॉफिट क्या है, तो बेसिक है यहां पर कि आप जो रिस्क ले रहे हैं बिजनेस में, इसका ये इनाम है, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड फॉर रिस्क। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिस्क होता है, और इस रिस्क को बेयर करने के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रोल है प्रॉफिट का। एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, इन्होंने लिखा है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। अभी हु इज इन्वेस्टर, मैंने बताया इन्वेस्टर वो है जिसने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया। अगर मैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हूं तो पैसा किसने लगाया, शेयर होल्डर्स ने लगाया। अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं तो पैसा किसने लगाया, पार्टनर्स ने मिलकर लगाया। अगर मैं एक सोल प्रोपराइटर कंसर्न हूं, है ना, जिसमें सिंगल ओनर होता है, तो पैसा किसने लगाया, सिंगल ओनर ने लगाया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को अल्टीमेटली क्या चाहिए रहता है, इन्वेस्टर को बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए रहता है, यही उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फेयर रिटर्न्स, मतलब उनको कुछ रिटर्न्स में मिलना चाहिए ऑन देयर कैपिटल। जो पैसा उन्होंने लगाया उसे क्या बोल रहे हैं, कैपिटल। तो कैपिटल पे क्या चाहिए, फेयर रिटर्न्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्न बाय बिजनेस। और आप तभी प्रॉफिट दे पाओगे जब प्रॉफिट कमाओगे। तो बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए। एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब इनफ प्रॉफिट, है ना, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, या कभी भी आपका मूड बना कि अभी मुझे बिजनेस करना है, ठीक है ना, आपने बोला अपने डैडी को कि डैडी मुझे पैसे दो, मुझे, मैं बिजनेस करूंगा। तो आपके डैडी ने बोला कौन सा बिजनेस करोगे, पहले डिटेल बताओ। आपने बोला कि मैं साइबर कैफे ओपन करूंगा, कंप्यूटर्स लगाऊंगा, लोग आएंगे, साइबर कैफे यूज करेंगे, और मैं उनसे आर्ली बेसिस पे अमाउंट चार्ज करूंगा। तो डैडी ने पूछा कितना इन्वेस्टमेंट, तो आपने बोला 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डैडी का आएगा,
तू कमा के कितना देगा? चलो 5 लाख मैंने दे दिया, तो हर साल मेरे को कितना देगा? तो आपने बोला कि हर साल मैं आपको एक काम करूंगा, 20,000 रुपीज दे दूंगा। तो डैडी क्या बोलेंगे, हर साल तो 20,000 देगा, इससे अच्छा मैं बैंक में नहीं रखूं, फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट में मैं रखूंगा ना, तो हर साल मेरे को उससे अच्छा अमाउंट, 5 लाख के ऊपर 40,000 मिलेगा, और तू मेरे को 20,000 देगा। तो ये जो तू प्रॉफिट कमा रहा है ना 20,000, ये इनफ नहीं है, उतना तो मेरे को बैंक में रख के मिल जाएगा, तो मैं बिजनेस क्यों करूं? गेटिंग इट? तो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? एडिक्वेट होना चाहिए, कम से कम उतना तो जनरेट करो, मोर देन अ बैंक रिटर्न। नहीं तो इतनी मेहनत करके क्या फायदा है? और इतना जनरेट करो कि जितने भी आपके इन्वेस्टर है सबको पैसा मिल सके कुछ ना कुछ, है कि नहीं? 7 से 8% तो हमको बैंक वाला भी रिटर्न्स देता है, कुछ काम धंधा नहीं करने का, 5 लाख डिपॉजिट कर दो, आपके पास आता रहेगा। तो बिजनेस एक्टिविटी करके कुछ मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां पर प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? जो इनफ रिटर्न प्रोवाइड करे, एडिक्वेट रिटर्न प्रोवाइड करे। गेटिंग इट एवरीवन? दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय बिजनेस। तो ये तभी पॉसिबल है जब एडिक्वेट प्रॉफिट होगा, थोड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करना पड़ता है, कुछ नॉवेल्टी डालना पड़ता है, कुछ नया करके दिखाना पड़ता है। आप हमेशा एक ही प्रोडक्ट सेल करोगे, उसमें कोई इनोवेशन नहीं होगा, तो कुछ समय के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा। गेटिंग इट? Adequate profit enables a firm to spend more on R&D. R&D मतलब research and development. This can lead to better technology and lower cost. और इसकी वजह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट्स द होल नेशन। होल नेशन क्या मैं बोल सकता हूँ, होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट मिलता है। पहले देखो सेल फोन जो आते थे, आज से 15 साल 20 साल पहले की मैं बात करता हूं, जो सेल फोन लॉन्च हुआ था, एक एक सेल फोन की कीमत उस टाइम पे 40,000 से 50,000 रुपीज होता था, इतना कॉस्टली था। और उसमें फीचर्स बहुत ही कम मिलते थे, 1 GB रैम से कम होता था, 4G टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिस्प्ले टच इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसका कीमत कितना था, 40 से 50,000। और देखो धीरे धीरे इनोवेट करते 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 आज की तारीख में आपको स्मार्टफोन 7 से 8,000 की रेंज में भी मिल जाते हैं, है ना? इवन सैमसंग का आप फोन परचेस करो, सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन, वो 8 to 9,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल है। तो ये किसकी वजह से हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कब हो पाएगा? व्हेन यू हैव विटामिन एम। विटामिन एम मतलब मनी। मनी कहां से आएगा? प्रॉफिट से। इफ यू आर नॉट अर्निंग एडिक्वेट इनफ अमाउंट आपके पास है ही नहीं, तो आप रिसर्च कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। नंबर 3, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, आपके बिजनेस को ग्रो करना है। ग्रो करना है कैसे समझ में आएगा? जब आपकी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाएगी, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब आपका मार्केट बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ, है ना? एक्सपांशन, जब आप न्यू न्यू मार्केट्स में एंटर करोगे, पहले आपका डोमेस्टिक मार्केट में वर्क होता था, तो आप स्टेट लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, नेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करोगे, तो इसे एक्सपांशन बोलेंगे। तो ये कब होगा? जब आपके पास प्रॉफिट होगा, पैसा होगा। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। अगर आप प्रॉफिट को रिटेन करते हो, रिटेन करना मतलब बचा करके रखते हो, सेव करके रखते हो, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। इससे आप बिजनेस का सेल्स बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। न्यू न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, है ना? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? आपने स्टार्ट किया था कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट से, जैसे देखो मैं नाम लेता हूं पतंजलि का। पतंजलि ने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आ गया, और आजकल देखो सब कुछ बेचता है, आटा, दाल, है ना, चावल, सोप, फ्रेगनेंस, गुलाब जल, डिश वॉश बार, है ना, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन।
द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो ये जो प्रॉफिट कमाया है वापस बिजनेस में लगाया जाता है ताकि डेवलपमेंट हो। क्या हो? डेवलपमेंट हो। ठीक है ना, बिजनेस और ग्रो करे, एक्सपांड करे। डी, इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। है ना, प्रॉफिट है तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बीके में हम देखते हैं ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, जो भी पैसा देना बाकी है अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो टाइम पे आप पे कर पाओगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप टाइम पे किसी का पेमेंट नहीं कर पाओगे, और पेमेंट नहीं कर पाओगे तो सामने वाला काम करेगा। सोचो अगर आपका एम्प्लॉय है, उसको मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट को या 10th ऑफ एवरी मंथ को उसको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन आज 20 तारीख हो गई अगर, और 20 तारीख तक आपने उसको पेमेंट नहीं दिया, क्या वो दिल से काम करेगा? आंसर इज नो। उसमें एफिशिएंसी नहीं रहेगी, उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, सर ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है कि नहीं। तो हमको टाइम टू टाइम सबके ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर टाइम पे आप पेमेंट करते हो तो आपके एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? मोटिवेटेड। है ना। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी वजह से क्या होता है? ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देखो बहुत सारे एम्प्लॉयज आजकल सबका कैसा होता है? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है ना। मतलब कंपनी खुद एक अकाउंट ओपन करके दे देती है, और उसका फायदा क्या होता है? कंपनी को जो भी पेमेंट करना रहता है ना एम्प्लॉय को, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। मतलब आपको चेक वगैरह नहीं मिलेगा, सीधा आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो होता क्या है, कंपनी ये पैसा जैसे ही मंथ का स्टार्टिंग होता है, सपोज आपका सैलरी डे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ अगर वो आपका सैलरी का डे है ना, तो ये मंथ के लास्ट डे पे एट 12 o'clock, रात को 12 बजे क्या करता है वो कंपनी वाला? आपका अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर देता है, आपकी सैलरी आ जाती है, आपको मैसेज आ जाता है। और जैसे ही मैसेज आ जाता है आप खुश हो जाते हो, अरे वाह कल ऑफिस में जाके मजा आएगा। क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया। लेकिन सपोज लास्ट डे ऑफ द मंथ था और लोगों का एक्सपेक्टेशन था यार फर्स्ट को सैलरी मिलनी चाहिए, मैसेज नहीं आया, तो दूसरे दिन जब सब ऑफिस जाएंगे ना, तो एक दूसरे को पूछेंगे आया क्या, मिला क्या? अरे अपना बॉस ही ऐसा है, पैसा ही नहीं देता है, कब देगा क्या मालूम। मतलब ये सब डिस्कशन, एक निगेटिव डिस्कशन चलने लगेगा, और उसकी वजह से लोगों की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अदरवाइज देखो, अगर वो अमाउंट ऑन द वेरी मोमेंट क्रेडिट हो गया तो लोग एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, एक दूसरे को पूछेंगे आया क्या, अरे आया आया, ठीक है, अच्छा है, काम चालू हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। है ना, एक पॉजिटिविटी एनवायरमेंट में क्रिएट होगा। तो टाइम पे पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमली पेमेंट कब हो सकता है? व्हेन देयर इज इनफ प्रॉफिट। अच्छा खासा प्रॉफिट है तो टाइम पे पेमेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर ई, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यहां पर मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। हाँ, राइट इट समवेयर। मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड मतलब जीवन व्यापन करने के लिए आपको जो सोर्स चाहिए वो क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट है तो ही पैसा है, और पैसा रहेगा तो ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। राइट। तो रीड करते हैं, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो बिजनेसमैन का जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जीवन व्यापन करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, वो कहां से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। अगर उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट। तो वो उसके जो वांट्स हैं, उसके जो नीड्स हैं, उसको क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज
रिवॉर्ड फॉर रिस्क। आपने जो रिस्क लिया एज अ बिजनेसमैन, मैंने बताया कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एवरी बिजनेस हैज सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व इन इट। हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, तो वो रिस्क बेयर करने का आपको एक इनाम मिलता है, और वो इनाम क्या है? प्रॉफिट। Profit is considered as a reward for assuming several business risks. Profit also serves as a protection against those risks which cannot be insured. तो प्रॉफिट आपको उस रिस्क से भी प्रोटेक्ट करता है जिसका इंश्योरेंस नहीं निकाला जा सकता, जिसका इंश्योरेंस नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, ऐसा कौन सा रिस्क है? तो कुछ अनसर्टेनिटीज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो प्रोडक्ट लिया था, है ना, नया टेक्नोलॉजी आया, अब वो आउटडेटेड हो गया, कोई इसको परचेस नहीं कर रहा है, रिस्क है। आप रेडीमेड गारमेंट सेल करते थे, लेकिन फैशन चेंज हो गया, अब उस तरीके के कपड़े कोई पहनता नहीं है, रिस्क है कि नहीं? आपने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन हो गया तो शॉप ही नहीं चल रहा है, रिस्क है। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क है जिसका इंश्योरेंस नहीं निकाला जा सकता, बट आपके पास पहले का एडिक्वेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, आपने कमा के रखा हुआ है, तो आप सरवाइव कर पाओगे, है कि नहीं? तो ये एक टाइप का क्या है? रिवॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे टाइम पे हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो हम सरवाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी रिसेंटली 1 और 2 ईयर बैक क्या हुआ था, जो महाराष्ट्र में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, प्लास्टिक के कैरी बैग बनाते थे, है ना, तो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल दिया कि प्लास्टिक का बैग आपको यूज नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से उनके डिमांड में क्या आ गई? कमी आ गई। तो ये भी एक रिस्क है ना। तो अगर उन्होंने पहले का एडिक्वेट प्रॉफिट करके रखा हुआ है तो वो सरवाइव कर पाएंगे और कुछ नए तरीके सोच पाएंगे बिजनेस करने के। तो प्रॉफिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? रिवॉर्ड है रिस्क लेने का, सर्वाइवल। ये तो सबसे बेसिक है कि अगर आपको टिके रहना है मार्केट में तो आपको प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। मार्केट में एग्जिस्ट रहने के लिए ये मदद करता है। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, अगर बिजनेस को इनफ प्रॉफिट नहीं होगा, इनफ मतलब एडिक्वेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एडिक्वेट प्रॉफिट की, है ना, थोड़ा प्रॉफिट नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। इट विल नॉट सर्वाइव, और एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। तो ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में उसको अगर सर्वाइव करना है, बचना है सबसे, तो इनफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। तो प्रॉफिट मतलब क्या आता है? सर्वाइवल होता है। तो सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, और वो किसकी मदद से हो सकता है? प्रॉफिट की मदद से। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या किया है? बिजनेस को अभी क्लासिफाई किया है, सब डिवाइड किया है। ठीक है। तो पहले हमने देखा बिजनेस क्या है। तो एक बार फिर से मैं आपको उस पॉइंट पे लेकर के चलता हूं जहां पर हमको बिजनेस का मीनिंग बताया गया था, राइट, सो दैट वी कैन मूव अहेड। तो उसके बाइफर्केशन में फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लेट अस चेक व्हाट इज बिजनेस। देखो क्या लिखा है, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है। ऑर्गेनाइज एफर्ट है किसका? एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का। ये जो एफर्ट है क्यों किया गया है? सो दैट दे कैन अर्न प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स नेसेसिटीज। सोसाइटी के जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें, इसके लिए ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक साइंटिफिक एफर्ट लिया गया। It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them into the market. ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जहां हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिजनेस समझ में आ गया। बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है।
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स बाइफर्केशन। तो बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से दो पार्ट? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो क्लासिफिकेशन देखो, बिजनेस एक्टिविटी में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या? जहां पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है ना, जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। एंड कॉमर्स। कॉमर्स मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये कॉमर्स हैंडल करता है ना। तो बिजनेस मतलब दो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, ईदर यू आर डूइंग इंडस्ट्रियल वर्क और यू आर डूइंग कमर्शियल वर्क। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हो जाता है? प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और कॉमर्स मतलब यू आर सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये इंडस्ट्री का मकसद है। व्हाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉमर्स किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन से। जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको मार्केट में बेचेंगे कैसे, ये पॉसिबल हो पाएगा कॉमर्स की मदद से। ठीक है। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्री को सब डिवाइड किस में किया है, कॉमर्स को सब डिवाइड किस में किया है। तो इंडस्ट्री ऑलरेडी हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा हुआ है ना, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। देखो प्राइमरी में क्या क्या आ गया अगेन? एग्रीकल्चर, ठीक है ना। देन एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो खनिज संपदा हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, खनिज। खनिज मतलब यहां पर क्या हो जाता है आपका, जो एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज से आयरन ओर्स, पेट्रोल, है ना, ये सारी चीजें जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो उसे एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज जेनेटिक। तो जेनेटिक लेवल पे जो काम होता है, ये सारे इंडस्ट्री किसमें आ जाते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग। आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग ब्रेड, यू आर मेकिंग टॉयज, तो ये क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। और कंस्ट्रक्शन, आप डैम बना रहे हो, रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी किसमें आ गया? सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी। टर्शरी मतलब सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में आप क्या दे रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, होटल्स, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। तो जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाता है। कॉमर्स को किसमें बाइफरगेट किया? कॉमर्स को बताया गया है ट्रेड। एक क्या है? ट्रेड। और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब एड्स टू ट्रेड, मतलब जो हेल्प करता है, बराबर है। तो उसमें देखो कुछ कुछ चीजें आपको क्या मिलेगी? कॉमन मिलेंगी टर्शरी सेक्टर में। जैसे इसमें देखो ट्रांसपोर्ट, यहां पर भी क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो वो टर्शरी सेक्टर भी है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी है। सिमिलरली वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, है ना, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें क्या है? ये हेल्प करती है, ट्रेड करने में मदद करती है। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। होम ट्रेड। होम ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड, जो देश के अंदर हो रहा है। और फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? जो देश के बाहर हो रहा है, बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर जो ट्रेड हम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो ये सारा जो पूरा चार्ट है ना, ये हम लोग लर्न करने वाले हैं एक एक करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप ये जो पर्टिकुलर चार्ट है अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे और एक हिसाब से आपको इसको बाय हार्ट करना है। ठीक है। तो बिजनेस को फिर से मैं बता रहा हूं, बिजनेस को सब डिवाइड किया गया किसमें? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। और इंडस्ट्री को सब डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। प्राइमरी मतलब विच इज रिलेटेड टू लैंड, दैट मींस एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एंड सेकेंडरी में क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्शरी में क्या आ गया? टर्शरी में सर्विस आ गया। क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड मेनी मोर। कॉमर्स के अंदर ट्रेड। ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना। होम ट्रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को थ्री पार्ट में डिवाइड किया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट। ऐसा नाम दिया गया। एक एक करके रीड करेंगे आगे।
ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज में देखो क्या क्या आ गया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड ऐसा नाम हम दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट और कम्युनिकेशन। तो ये सारी फैसिलिटीज कहाँ मिल रही हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहला जो मुद्दा था, है ना, बिजनेस का वन पार्ट, वन साइड, वो क्या है? इंडस्ट्री। क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को देखते हैं। Industry implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for the use। देखो क्या बता दिया, सबसे पहले बता दिया इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये किससे एसोसिएटेड है? विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर द यूज। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स कैसा? जिसको इजीली यूज किया जा सके। जस्ट लाइक आपके पास वुड है, टिम्बर है, आप उसने उस टिम्बर का आपने क्या बना दिया? आपने टेबल और चेयर बना दिया, है ना, उस वुड का आपने टेबल और चेयर बना दिया। नाउ इट इज रेडी टू यूज, बराबर है। तो ये जो टेबल और चेयर बन गया है, ये क्या है? अपने आप में एक कन्वर्जन है। किसमें? रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है। एंड देयर इट इज नोन एज इंडस्ट्री, है ना। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है? इसमें कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन होता है? रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में कन्वर्जन होता है, विच कैन बी रेडिली यूज्ड। So industry, this involves production and processing of goods। अच्छा, इंडस्ट्री में करते क्या है? आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, माइनिंग, आपको पता है ना, एक्सट्रैक्शन, कोल, आयरन ओर्स, एल्यूमिनियम, पेट्रोल, गोल्ड, जो भी कुछ हम जमीन के अंदर से निकालते हैं वो माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। देन ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, इसको हम बोलते हैं पशुपालन, है ना, एनिमल हस्बेंडरी। तो ये भी एक्टिविटी इसके अंदर आ गई। द गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो गुड्स बनाया जा रहा है वो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो डायरेक्टली डिमांड किया गया है कस्टमर से। या दूसरा हो सकता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन डिमांड करता है? मैन्युफैक्चरर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप एक शर्ट का डिमांड कर रहे हो तो शर्ट क्या है? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन उस शर्ट को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए जो टेलर है, टेलर डिमांड करता है सिविंग मशीन, सिलाई मशीन डिमांड करता है। तो ये जो सिलाई मशीन है वो क्या है? वो है कैपिटल गुड्स। हाँ, बट दूसरों के लिए, हाँ, घर के यूज के लिए नहीं। हम दूसरों के कपड़े सिलने के लिए, कमर्शियल पर्पस के यूज करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। तो ये दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं इंडस्ट्री में। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर गुड्स होता है फाइनल कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। वेयरएज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। जैसा कि मैंने बताया, सीविंग मशीन है कि नहीं, या ऐसा कोई भी चीज, जस्ट लाइक टूथपेस्ट का जो कवर होता है वो बनाने के लिए कोई मशीन आती है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा, है कि नहीं। या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई मशीन आती है, तो वो जो मशीन है वो जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स के गुड्स को हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है। और कंज्यूमर के गुड्स को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। The term industry also means group of firms producing similar or related goods। तो इंडस्ट्री और हम किसको बोलते हैं? तो जो कॉम्पिटिटर्स साथ में सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको कॉमनली क्या बोला जाता है? शुगर इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है? शुगर इंडस्ट्री, फ्रॉम शुगर केन, बराबर है। Similarly, electronic industry would include all firms producing electronic goods। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री किसको बोलेंगे? जहां पर सारे जो फर्म्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते होंगे। इट ऑल्सो क्रिएट सर्विस लाइक बैंकिंग, होटल्स, इंश्योरेंस, टूरिज्म। तो इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें भी आ गई, ठीक है।
तो जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? फॉर्म यूटिलिटी। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मतलब बेसिक टर्म्स में हम उसे बोलते हैं यूजफुलनेस। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का, आइटम का, कमोडिटी का, रॉ मटेरियल का शेप, साइज चेंज कर रहे हो, है ना। शेप, साइज, कलर अगर आप चेंज करते हो, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, वुड था, टिम्बर था, टिम्बर का आपने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मड था, मड का आपने पॉट बना दिया, है कि नहीं। तो आप ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो। उसका फॉर्म चेंज करने की वजह से उसका यूज बढ़ गया, वो यूजफुल हो गया, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखो, मेटल है ना, जैसे आयरन है या स्टील है, उससे आपने स्क्रू ड्राइवर बना दिया। अभी जो स्क्रू ड्राइवर है आप यूज कर सकते हो स्क्रू को टाइट करने का या ओपन करने के लिए, बट अगर सिर्फ मेटल रहेगा तो उससे हम यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रू ड्राइवर बनने की वजह से उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो यूसेज है, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया, ठीक है। ऑल दिस इज पॉसिबल विथ मैन पावर। मैन पावर मतलब लेबर की बात करें, वर्कर्स। ये वर्कर की वजह से पॉसिबल है। मशीन पावर, मशीन्स की वजह से पॉसिबल है। एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो पैसा हमने लगाया है उसकी वजह से पॉसिबल है ना। ये जो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, ये जो रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? मैन पावर, है ना, वर्कर, लेबरर, मशीन पावर, एंड थर्ड वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कनेक्टेड इन फैक्ट्रीज, सॉरी कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है, कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, वर्कशॉप में होता है, शेड्स में होता है ना। शेड मतलब नॉर्मल हम लोग एक शेड लगा देते हैं और उसमें काम चालू होता है। और इवन समटाइम्स एट होम, कभी कभी जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं वो घर पे भी होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ इंडस्ट्री कैसी है। जस्ट लाइक देखो, लिज्जत पापड़ का जो बिजनेस है ना, उसका अपना खुद का बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है, उनकी फैक्ट्री छोटी रहती है, बाकी जो काम होता है ना वो उनके घर पे दिया जाता है करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग होम बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। फिर जैसे पिकल्स है, अचार, पिकल्स, पिकल्स जो बनते हैं ज्यादातर सब घर में बनते हैं, ठीक है ना। पिकल्स की फैक्ट्री कम होती है। इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो ऊपर जो चार्ट दिया था उसी को अभी यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला कैटेगरी आ जाता है प्राइमरी। विच वन? प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर। किससे कंसर्न है? किससे रिलेटेड है? कंसर्न मतलब रिलेटेड। तो किससे रिलेटेड है? प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। मतलब जो भी काम नेचुरल तरीके से हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो फिशरीज हो, है ना, जैसे फिश वगैरह उसका पालन होता है, तो ये सब नेचर से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी इंडस्ट्री। इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज्ड एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो इसमें से जो हमको आउटपुट मिलेगा, किसमें से? प्राइमरी से, है ना। हमको सपोज क्या मिला? वीट मिला, तो ये प्राइमरी आउटपुट है। ये प्राइमरी आउटपुट सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग, सपोज कोई ब्रेड बना रहे हैं, है ना, तो ये जो वीट है ये उसके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। तो हमारा आउटपुट, उनका इनपुट। प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट, सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट। तो हमारे लिए जो फिनिश गुड्स है, जैसे हमने एग्रीकल्चर करके, फार्मिंग करके क्या किया? वीट का प्रोडक्शन किया, है ना। एग्जांपल दिया आपको वीट का। तो ये जो वीट है, वीट हमारे लिए क्या है? फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन यही वीट सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए, जिसको ब्रेड बनाना है, उसके लिए क्या है? ये उसके लिए है रॉ मटेरियल, उसके लिए है इनपुट, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी में भी 3 टाइप है। पहला कौन सा? एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड। दिस इंक्लूड फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, है ना, जो फार्मिंग की एक्टिविटी होती है सब उसके अंदर आ गई। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स on many factors like fertility of land, climatic condition and
रेनफॉल। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मतलब जमीन कितनी उपजाऊ है। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ, है ना, उसमें उर्वरक क्षमता कितना है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी ऑफ लैंड। क्लाइमेटिक कंडीशन, वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, एंड रेनफॉल, है ना, बारिश कितनी हो रही है। सेकंड वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहां पर हम माइनिंग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जमीन से कुछ निकाल रहे हैं। This industry draws out product from natural resources, that is soil, air and water. Soil, air and water, यहां से वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो जनरली यहां से जो मिलता है वो रॉ फॉर्म में मिलता है। जैसे आपको आयरन निकालना है तो डायरेक्ट आयरन नहीं मिलेगा, आयरन ओर्स मिलेगा, है ना। आयरन ओर्स पहले वो कैसा होता है? शुद्ध नहीं होता, फिर उसको शुद्ध करना पड़ता है, फिर जाकर के हमको उसमें से मेटल मिलता है। तो जनरली ये रॉ फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म, ये कच्चे फॉर्म में होता है ना, कच्चा तेल, उसको बाद में रिफाइन करना पड़ता है फॉर्म, एंड मे बी सेंट टू द अदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसको पुट करके उसका रिफाइनिंग करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि हमको प्योर ऑयल मिले। थर्ड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब इट इज रिलेटेड विद द जीन्स, है ना। हमको पता है ना, हमारे बॉडी में जो जीन्स है उसके थ्रू ही हमारी संरचना होती है। तो इसके अंदर जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या काम होता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहां पर प्लांट और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है ना। जैसे एनिमल हस्बेंडरी, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। तो यहाँ पर जैसे कैसा होता है, कोई पशुपालन करता है ना, वो एनिमल हस्बेंडरी हो गया। तो जैसे काऊ है, या कुक्कुट पालन मतलब ये जो हैन होती है, हैन या कॉक, है ना, ये तो जो आ, बोल सकते हैं मुर्गियां, मुर्गा मुर्गी पालन जो होता है ना, कुक्कुट पालन, तो ये एनिमल हस्बेंडरी है। तो रिप्रोडक्शन करके उनको लार्ज लेवल पे फिर सेल किया जाता है। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या हो जाता है? सेरिकल्चर मतलब जो ऐसे जैसे रेशम के कीड़े हो गए, है ना, वैसा। हॉर्टिकल्चर वगैरह ये सब सारी चीज हो गए। तो फिशरीज वगैरह ये जो भी चीज होता है ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आता है। किसमें आता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने पहले बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर उसमें हमने देखा व्हाट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को फिर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और प्राइमरी में हमने फिर से अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया उसको, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ओके, यहां तक किसी को कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका बोली? कमिंग टूवर्ड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी हमने देखा, नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी पे। मतलब प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल आएगा वो सेकेंडरी में प्रोसेस किया जाएगा और उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे। ठीक है, दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो ये क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं? रॉ मटेरियल जो मिला है प्राइमरी इंडस्ट्री से उसको कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। तो जो टोमेटोज है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मिला हमको, तो उससे ये लोग क्या बनाएंगे? टोमेटो केचप और सॉस। जैसे मैंगो, मैंगो से हम क्या बनाते हैं? जो स्लाइस है या फ्रूटी है ना, जो मैंगो ड्रिंक है वो बनता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप। अभी इसके अंदर दो टाइप बता दिया। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन।
So now it is subdivided into manufacturing and construction industry. तो manufacturing देखते हैं. These industries are engaged in transforming raw material into finished product. जो हमने अभी अभी ऊपर बात की, raw material से क्या बना रहे हैं? Finished goods. ठीक है? With the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods. तो जो लास्ट में बन के आ रहा है फाइनल गुड्स, वो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या कैपिटल गुड्स भी हो सकता है. एग्जांपल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एटसेट्रा. ओके. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब क्या हो जाता है? These industries are engaged in construction of buildings, dams, bridges, road, tunnel, canal, metro, etc. In the case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या बता दिया? बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वहां पर क्या होता है, आप एक जगह पे गुड्स बनाते हो और फिर उसको आप कहीं पर भी सेल कर सकते हो. बट कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता. आप ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर बंगला बना के, घर बना के देना है, तो आपने बना करके रखा है, उसने मांगा तो उसको उठा के दे दिया. ऐसा नहीं. आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना. डैम बनाना है तो जहां पर वो होना चाहिए वहीं पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये डिफरेंस है. दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट इमूवेबल वेल्थ. ये कैसा वेल्थ क्रिएट करती है? विच इज इमूवेबल. आप उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते नहीं है, हिला सकते नहीं है. ठीक है. टर्शरी इंडस्ट्री. विच इंडस्ट्री? टर्शरी. टर्शरी इंडस्ट्री दैट मीन्स सर्विस इंडस्ट्री, जो सर्विस प्रोवाइड करती है. दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्री. इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, which comes under traditional category, whereas in modern times hotel industry, tourism industry, entertainment industry etc are also included. तो आज की तारीख में ये सारे इंडस्ट्री भी टर्शरी में इंक्लूड होती है. ठीक है ना. तो टर्शरी का एग्जांपल आपको चार्ट से मिल जाएगा. यहाँ देखिए, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सारे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को. गेटिंग इट एवरीवन? तो ये टोटल हमने आज के लेक्चर में देखा, व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट आर इट्स सब डिविजन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है. सो होमवर्क फॉर द डे, आपको ये चार्ट प्रिपेयर करना है और ये चार्ट के बाद आपको ये जो पेज नंबर 8 और 9 पे लिखा हुआ है उसको अपने नोटबुक में लिखना है. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा.